नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? मैं जितेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका खान ग्लोबल स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बड़े ही आनंद के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कैसे हैं आप? कैसी आपकी तैयारी चल रही है? कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएंगे। हमारे साथ कई सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और उन सभी विद्यार्थियों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ, ऐसी आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, आपके घर परिवार में सभी लोग अच्छे हैं। सबसे पहले आपको मेरे बारे में कुछ जानना है, कुछ समझना है। मेरा नाम जितेंद्र सोनी है और आप और हम दोनों साथ मिलकर जो हमारा क्वालिफाइंग पेपर है, उसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, उसकी तैयारी करेंगे ताकि हमारे क्वालिफाइंग पेपर में कोई भी दिक्कत का सामना हमें ना हो, ताकि उसकी वजह से कोई बाधा क्रिएट ना हो। भगवान ना करे कि कभी ऐसा हो, ठीक है ना? तो वो पेपर हम पढ़ने का अच्छे से प्रयास करेंगे, अच्छे से प्रयत्न करेंगे। सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं? करें शुरुआत। चलिए, देखिए, किसी भी सफलता को प्राप्त करने से पहले हमें उसके बारे में, उसके रास्ते के बारे में पता होना चाहिए, उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। तो अपनी जो क्लासेस होंगी ना, वो होंगी परसों से, यानी वेडनेसडे से क्लासेस होंगी। जिन भी बैचेस में वो टाइम, वो स्लॉट अवेलेबल होगा, वहां तो लाइव क्लासेस हो जाए करेगी। और जहां पर भी वो बैच में टाइम की थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी या फिर उस समय आपकी कोई और क्लास होगी, तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करें अपने रास्ते की, यानी अपने पाठ्यक्रम की, किसकी? अपने पाठ्यक्रम की। उससे पहले सभी को मेरी तरफ से राधे राधे है। ठीक है, चलिए, तो हिंदी पाठ्यक्रम एवं पाठ्य चर्चा एवं रणनीति हमारी किस तरीके से होनी चाहिए। पहले हमें टॉपिक पता होनी चाहिए कि कितने सवाल आने हैं, कितने समय है, क्या क्या टॉपिक है, क्या कुछ नहीं होना है, क्या होना है। अगर हम बात करें कि सर केवल 6 सवाल आने हैं, 6 सवालों का खेल है, जिसके लिए 3 घंटे हमारे पास है। वो 6 सवाल 3 घंटे में हमें सॉल्व करने हैं, जिसके लिए जो सिलेबस निर्धारित किया गया है, वो पहला ही प्रश्न जो होगा वो बोधगम्य था। यानी एक जो टॉपिक हमको दिया गया है वो है बोधगम्यता, जो कि कॉम्प्रीहेंशन है, गेमिंग फ्रॉम द पैसिव। यानी हमें पाठन करना है, हमें कॉम्प्रीहेंशन करना है, पढ़ना है और उसके आधार पर हमें उन सवालों के उत्तर करने हैं। उसके साथ अगर हम बात करें संक्षिप्त लेखन, यानी प्रिस्क्राइब राइटिंग से संबंधित सवाल हमसे पूछे जाएंगे। एक पैसेज होगा, उसका संक्षिप्त लेखन करना है, यानी उसका संक्षिप्त लेखन करते समय प्रश्नों का उत्तर हमें करना है। शब्द प्रयोग व शब्द भंडार, यानी जो हमारी वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी के अंतर्गत मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्म, इस तरीके के शब्द हमें पढ़ने हैं। इसको बड़े आनंद के साथ पढ़ेंगे। लघु निबंध, यानी एक 600 शब्दों में हमें निबंध लिखने का प्रयास करना है। जो भी विषय हमको दिया गया है, उस विषय पर किस तरीके से हम निबंध लिख सकते हैं, किस आधार पर निबंध लिखने हैं। निबंध में क्या सर हम किन किन बातों का प्रयोग कर सकते हैं? कुछ लोकोक्ति का, यानी लोकोक्ति का प्रयोग होगा कि नहीं होगा? क्या किसी व्यक्ति, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है, उसके द्वारा कही गई बात का प्रयोग हम कर सकते हैं? क्या किसी सूक्ति का, किसी उद्धरण का, या किस शैली में लिखा जाएगा? उत्तम पुरुष शैली में, मध्यम पुरुष शैली में, अन्य पुरुष शैली में? इन सभी बातों को हम यहाँ पर सीखेंगे। उसके साथ अगर प्रश्न क्रमांक 5 की बात करें या फिर इसके जो अगले सिलेबस की बात करें, अगले पाठ्यक्रम की बात करें, अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं में तथा भारतीय भाषाओं से अंग्रेजी में जो अनुवाद है वो हमें पढ़ना है, यानी वाइस वर्सा पढ़ना है। जैसे अगर हम एक प्रश्न पत्र की बात करते हैं, ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र है, यहाँ से बिल्कुल क्लियर होगा। जैसे देखिए, 3 घंटे का समय है हमारे पास और 3 घंटे के समय में हमें कुछ इस तरीके से सवालों का उत्तर करना है। पहला ही सवाल किससे संबंधित होगा? पहला ही सवाल जी हमारा संबंध होगा निबंध लेखन से, लघु निबंध लेखन से, जिसमें 600 शब्दों पर हमें एक निबंध लिखना है। यानी जो पहला ही, देखिए, निबंध लिखते समय ना विषय का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जामिनर आपको व्यक्तिगत तरीके से नहीं जानता है और ना ही उसे जानने की इच्छा है कि आप कौन हैं, आप कौन नहीं है। उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है, लेकिन उसे जनवाना है। सामान्यतः क्या होता है कि विद्यार्थी एक आसान विषय को चुनता है और आसान विषय चुनते समय अगर मैं ही हूं और मैं ही कोई कॉपी चेक कर रहा हूं या फिर आप ही कोई कॉपी चेक कर रहे हैं, आप ही कोई चीज पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते समय अगर वही समान चीज अगर आपको दिखाई देगी तो आपके दिमाग में क्या होगा? ये होगा कि फिर एक निश्चित समय आने के बाद आप सभी को एवरेज अंक प्रदान करना चालू करेंगे, सभी को एवरेज अंक देना प्रदान करेंगे। लेकिन वहीं पर कोई एक ऐसी कॉपी है, कोई ऐसा विषय है जो कि बाकी सभी से अलग है, इस चीज का बहुत फायदा होता है, बहुत ज्यादा फायदा होता है कि अगर किसी सामान्य विद्यार्थी से हटकर आपने कोई निबंध का चयन किया है, किसी विषय का चयन किया है, उस पर आपने निबंध लिखा है, कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है। मानकर चलिए 2 तरीके होते हैं यहाँ पर, इसके बारे में जब हम निबंध लेखन पढ़ेंगे, निबंध कैसे लिखते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। मानकर चलिए ये कोई ए विद्यार्थी है और इसने किसी आसान विषय को चुना, किसी ने आसान विषय को चुना। ये कोई बी विद्यार्थी है, ये बातों में थोड़ा सा ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ, ज्यादा प्रभावित हुआ हमारी बातों से, और उसने जानबूझकर किसी कठिन विषय का चयन किया। इस विषय का चयन किया, कठिन विषय का। लेकिन इस कठिन विषय पर लिखने के लिए तथ्य उसके पास नहीं है, लिखने के लिए मटेरियल उसके पास नहीं है। तो क्या ये उसका जो चयन करने का तरीका है, क्या मैं इसको सही तरीका मानूंगा? क्या इसने सही डिसीजन लिया है? जब इसे पता है कि इस विषय पर लिखने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास कंटेंट नहीं है, और फिर भी उसने उस कठिन विषय को चुना, इससे अच्छा तो यही है कि आप आसान विषय को चुने जिसके बारे में आप लिख पाए। ठीक है ना? हाँ, तो कई बार क्या होता है कि ज्यादा अगर हमारे पास कंटेंट है उस चीज का, तब तो आसान बात होगी। यही सब बातें सीखेंगे, किन किन लोकोक्तियों का प्रयोग करेंगे। अगर हिंदी भाषा में हम निबंध लिख रहे हैं तो क्या हम इंग्लिश की सूक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं? क्या किसी व्यक्ति ने इंग्लिश में कुछ कहा है उनका प्रयोग कर सकते हैं क्या? ये सभी बातें सीखेंगे। सर ये प्रश्न क्रमांक 1 है, यहाँ पर सर ये सारे विषय दिए गए हैं जिस पर हमें 600 शब्दों में निबंध लिखने का प्रयास करना है। 10% ऊपर नीचे चलता है, यानी 10% ज्यादा या फिर 10% कम,
इतना स्वीकार है। युवाओं में बढ़ता तनाव, असफलता, सफलता पाने का अगला कदम है। क्या पढ़ने की आदत में गिरावट आ सकती है? समाज में अंधविश्वासों से चलता संघर्ष। यानी यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है? इन चारों में से हमें किसी एक विषय पर निबंध लिखने का प्रयास करना है। मैं सामान्यतः किसी एवरेज विद्यार्थी की बात करूँ ना, देखिए वो इन चारों में से किस विषय पर निबंध लिखना चाहेगा? क्या वो युवाओं में बढ़ता तनाव या असफलता, सफलता पाने का अगला कदम है? क्या पढ़ने की आदत में गिरावट आ रही है या समाज में अंधविश्वासों से चलता संघर्ष? अगर आप होते तो आप इनमें से किस विषय का चयन करते? पहले का, दूसरे का, तीसरे का? गुरुजी बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होगा क्या? हाँ, बीपीएससी के लिए भी जरूरी होगी, ये सभी के लिए जरूरी होगा, ठीक है ना? हाँ गुरुजी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, हाँ वो भी पढ़ेंगे, परेशान मत होइएगा उसके लिए अब से कौशिक जी, ठीक है ना? चलिए, अगर हम यहाँ पर बात करें सर, युवाओं में बढ़ता तनाव, असफलता, सफलता पाने का कदम है या क्या पढ़ने की आदत में गिरावट आ सकती है? सामान्यतः विद्यार्थी इस डी के साथ जाएंगे कि समाज में अंधविश्वासों से चलता संघर्ष, इसके साथ जाने का प्रयास करेंगे ज्यादातर। कुछ विद्यार्थी सी के साथ भी जाएंगे कि क्या पढ़ने की आदत में गिरावट आ सकती है, तो क्या पढ़ने की आदत में गिरावट आ सकती है। सी और डी में ज्यादातर कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन बहुत कुछ रेयर बाई रेयर केस ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने बी को सोचा होगा या फिर ए को अपना विषय चुना होगा, कुछ चुनिंदा होंगे। ये सामान्यता होता है, ऐसा ही होता है, क्योंकि सर युवाओं में बढ़ता तनाव, इस पर लिखने के लिए कंटेंट बहुत कम होगा। वही तो सीखना है कि किस तरीके से लिखा जाएगा, पता होते हुए भी और पता नहीं भी होते हुए किस तरीके से निबंध में खेला जाता है, ठीक है। चलिए उसके साथ अगर हम प्रश्न क्रमांक 2 की बात करें, तो प्रश्न क्रमांक 2 हमारा जो संबंधित होगा, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट, सही और संक्षिप्त भाषा में दीजिए। यानी 60 अंक का ये सवाल है, ये गद्यांश हमको पढ़ना है और इस गद्यांश के अनुसार एक सवाल जो होगा वो 12 अंक का होगा। 5 सवाल पूछे जाएंगे, इन 5 सवालों के उत्तर करने हैं और इन 5 सवालों के उत्तर अपने तर्क के आधार पर नहीं, उस गद्यांश में जो कुछ हमको तथ्य दिए गए हैं उस तथ्य के आधार पर इन सवालों का उत्तर होता है। उसके साथ आइए, निम्नलिखित गद्यांश में संक्षेपण 1/3 शब्दों में लिखिए। शीर्षक देने की आवश्यकता नहीं है, संक्षेपण अपनी भाषा में लिखा जाना चाहिए। यानी देखो संक्षेपण जो होता है ना, वो 1/3 शब्दों में हम लिखते हैं। जितने शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, एक मोटा मोटा आइडिया, एक अनुमान हम लगाने का प्रयास करते हैं कि कितने शब्द हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गिनने बैठना है, ठीक है ना। हाँ, कोई ऐसा तो नहीं है कोई जो कि गिनने की सोच रहा हो कि सर पहले मैं शब्द गिनूंगा, शब्द गिनने के बाद फिर लिखने का प्रयास करूंगा। ये पढ़ा और उसका देखिए मूल भाव परिवर्तित नहीं होना चाहिए और इन्हीं भावों को 1/3 शब्दों में लिखने का प्रयास हमें करना है। समाज शैली का प्रयोग करना है, जितने भी प्रसर्ग हैं, जितनी भी जहां पर भी अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्दों का प्रयोग हो सकता है, समाज शैली का प्रयोग हो सकता है, इन सभी शैलियों का प्रयोग करते हुए इसी बात को, इसी भाव को अपने 1/3 शब्दों में लेकर आना है। उसके साथ साथ प्रश्न क्रमांक 4 संबंधित होता है अनुवाद से, और अनुवाद किसमें होगा? हिंदी भाषा का एक पैराग्राफ है जिसका हमें इंग्लिश में अनुवाद करना है। इसी तरीके से प्रश्न क्रमांक जो 5 है वो संबंधित होता है सर हमारा कोई इंग्लिश का पैराग्राफ है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट हमें करके लिखना होता है। प्रश्न क्रमांक 6 जो है, प्रश्न क्रमांक 6 को कई भागों में तोड़ा जाता है, कई भागों में इसको विभाजित करते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 हमारा वोकैबुलरी से संबंधित होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका प्रयोग कीजिए। जैसे अक्ल पर पत्थर पड़ना, एक मुहावरा हमको दे दिया, इसका अर्थ हमें क्या करना है? इसका अर्थ स्पष्ट करके इसको वाक्य में प्रयोग करके बताना है कि इसका वाक्य में प्रयोग कहाँ होता है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य में कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो चाहे आप आगे प्रयोग कर सकते हैं, चाहे बीच में प्रयोग कर सकते हैं, चाहे अंत में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः एक आम विद्यार्थी या फिर कोई भी, चाहे कोई भी किसी से भी पूछूं, तो अगर आपने किसी की वाक्य में मुहावरे का प्रयोग किया तो सामान्यतः कुछ लोग अंत में प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं अमंत अंत में, कि वह 9 2 11 हो गया, उसकी अक्ल पर पत्थर पड़ गए, उसने ऐसा कार्य किया, उसकी अक्ल पर पत्थर पड़ गए। ये ठीक है। मुहावरे का प्रयोग आप आगे वाले हिस्से में भी कर सकते हो, बीच वाले हिस्से में भी, यानी वाक्य के किसी भी अंश में प्रयोग हो सकता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसीलिए इसको वाक्यांश कहते हैं। आगे पढ़ेंगे हम इसको कि कहां पर इसका प्रयोग करना ठीक होगा। एक सामान्य उत्तर से एक थोड़ा सा अलग उत्तर अगर आप बनाने का प्रयास कर पाए तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है ना। इसीलिए वाक्यांश कहते हैं कि आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप, इसका वाक्य में प्रयोग करके बताओ या फिर इसका अर्थ बताओ। अभी हम पढ़ने ही नहीं है, पढ़ाने का मैं प्रयास भी नहीं कर रहा, अभी रास्ता खोजने का प्रयास कर रहे हैं कि रास्ता क्या होगा हमारा, ठीक है। उसके साथ सर 19-20 का अंतर कई बार किसी के मुंह से, या फिर कोई बड़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं हमारे गांव देहात में या फिर घर परिवार में जो होते हैं, वो कहते हैं कि ये तो छोटा मोटा 19-20 का अंतर है। या फिर जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमारे पिताजी, जैसे हमारे कंप्यूटर जी हैं, कंप्यूटर जी के बारे में पता है ना आपको, अगर आप मुझसे किसी भी पीसीएस बैच में पढ़े होंगे तो वहां पर कंप्यूटर जी के बारे में तो आपको पता होगा। इनकी अभी शादी हुई है 14 फरवरी को, ठीक है ना, 14 फेब को शादी हुई है। तो जैसे इनकी शादी होती है, शादी होने के बाद, शादी के पहले तो फोटो जो देखी थी या जिस लड़की को इन्होंने देखा था वो तो एकदम मेकअप से सुसज्जित महिला थी, यानी मेकअप का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ था। और शादी के तुरंत बाद जैसे ही चेहरा धुला तो इनकी आंखें ना एकदम खुली की खुली रह गई कि शादी से पहले तो कोई और था, शादी के बाद ये मेरे साथ क्या घटना घट गई, ये क्या हो गया मेरे साथ। तो इनकी धर्मपत्नी वहां पर इस मुहावरे का प्रयोग करते हुए बोलती हैं ये तो 19-20 का अंतर है। क्या वास्तव में ये 19-20 का अंतर है कि ये पता नहीं कितने का अंतर है, ठीक है ना। थोड़ी क्वालिफाइंग पेपर में हिंदी आती है? हाँ जी बिल्कुल आती है गुरुजी, हिंदी इतना अच्छा है नहीं, प्रॉब्लम होगा, नंबर कट होंगे, कोई नंबर कट नहीं होंगे। देखिए इस क्लास की कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों पर भी हम बात करेंगे कि किस किस के लिए ये क्लासेस है और कौन कौन इस क्लासेस को अच्छे से कर सकता है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा कि गुरुजी दाल में कुछ काला होना, फिर हमारे कंप्यूटर जी के मन में एक विचार आता है कि नहीं सर दाल में कुछ ना कुछ तो काला है।
कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया, ऐसे हाथ हिलाकर बोलते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। शादी से पहले जिसको देखा और शादी के बाद में जिसके दर्शन हो रहे हैं, ये 19-20 का अंतर तो नहीं हो सकता, ये दाल में कुछ काला है। तो यानी इन सभी बातों को, इन सभी मुहावरों को हम पढ़ेंगे, उसके साथ साथ शुद्ध शब्द, जैसे हम कॉलेज जाऊंगा, क्या ये सही है? किस प्रकार की गलती है, इसको शुद्ध कैसे कर सकते हैं? प्रातःकाल सूरज उगता है, अच्छा प्रातःकाल सूरज उगेगा, वह अपने माता पिता का इकलौता संतान है। इस प्रकार की जो गलतियां हैं जो कि वाक्य में अक्सर देखने को मिलती हैं, निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची, जैसे बेटी का पर्यायवाची है, गंगा का पर्यायवाची है, सोना का पर्यायवाची है, हवा का पर्यायवाची है, तलवार का पर्यायवाची है, इन सभी के पर्यायवाची लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए, अब आपको ना कुछ बातों पर विशेष करके ध्यान देना है। आपको किन बातों पर ध्यान देना है? पहली बात क्या है कि हमें 3 चीजों पर ज्यादातर ध्यान देना है। पहला, कि आपके पास विभिन्न पुस्तकें होंगी, विभिन्न तरीके की किताबें होंगी, अलग-अलग तरीके के नोट्स होंगे, हर एक प्रकार की पुस्तक आपके पास है। तो जो आपको बोर्ड पर बताया जाए, ठीक है ना? जो आपको बोर्ड पर बताया जाए उसे सत्य मानना, ये पहली कंडीशन है क्लास की। थोड़ा-सा यकीन रखना, थोड़ा-सा विश्वास करना। हो सकता है कि आपने किसी पुस्तक में कुछ पढ़ा होगा, किसी पुस्तक में कुछ पढ़ा होगा, तो वहाँ पर चीज़ें ना टकराने का प्रयास करेंगी, ठीक है ना? तो वहाँ पर थोड़ा-सा ट्रस्ट रखना है, थोड़ा-सा यकीन रखना है कि जो डेटा आपके पास आ रहा है, ऑथेंटिक है, एकदम सटीक है। क्या रखना है? एक तो ट्रस्ट रखना है, एक तो ये तरीका। दूसरा जो तरीका हमारा होगा, वो होगा सर चैतन्य के साथ पढ़ना है। चैतन्य यानी हिंदी में इसको कहते हैं चेतना। अब चेतना में किसी लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ कि किसी लड़की को पास में बिठाकर पढ़ना है, ऐसा नहीं, ठीक है ना? वो आपका व्यक्तिगत डिसीजन है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि दिमाग को जागृत करके बैठना है। कैसे बैठना है? दिमाग को जागृत, एकदम शांत। शांत मतलब एकदम ऐसे ही कि हाँ, मैं ही इस काम को कर सकता हूँ और मेरे द्वारा ही ये होगा, मैं सीख सकता हूँ और मैं ही सीखूंगा, ठीक है ना? हाँ, तो ये हमें क्या करना है? एकदम चैतन्य के साथ पढ़ना है। उसके साथ क्या करना है सर? आनंद के साथ पढ़ना है। अब आनंद लड़के का नाम नहीं है कि लड़के को पास में बैठाकर पढ़ना है, ठीक है ना? ऐसा नहीं करना है। यानी वो करते हैं तो वो आपका काम है, उस पर कोई रोक टोक नहीं है हमारी तरफ से। लेकिन फिर भी मेरा आनंद का पता है तात्पर्य क्या है? आनंद और सुख, इनमें दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सुख की अगर मैं बात करूं और आनंद की बात करूं, जैसे मुझे प्यास लगी और मैंने पानी पिया, मैंने हमारे कंप्यूटर जी से कहा कि मुझे एक गिलास में पानी दे दो, तो कंप्यूटर जी गिलास में लाए, पानी हमको दे दिया। अब अगर मैंने ये पानी पिया है तो मेरी प्यास जो होगी वो शांत हो जाएगी। प्यास क्या होगी? प्यास सर मेरी शांत हो जाएगी। तो मुझे आनंद मिला कि मुझे सुख मिला, मेरी प्यास शांत हो गई। कंप्यूटर जी ने पानी दिया, मैंने पानी पिया, प्यास शांत हो गई, ये सुख मिला मुझे, ये आनंद नहीं है। लेकिन अगर हमारे कंप्यूटर जी पानी ला कर दें हमें और वो इस तरीके का अमृत हो कि प्यास मेरी और ज्यादा बढ़ जाए, और ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है ना? तो अब मुझे सुख नहीं मिला, अब मुझे आनंद मिला कि मेरी प्यास और जागृत हो गई और मुझे पानी पीना है। यानी अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय ये लगा कि चलो सर ठीक है, ये तो परीक्षा के लिहाज से है, हमारा काम चल गया, नहीं। पढ़ते समय ऐसा अगर आपको प्रतीत हो रहा है कि अब और कुछ भी पढ़ना है, और कुछ भी जानना है, और कुछ इसके अंदर सीखना है, तो ये है आनंद। इसी आनंद के साथ क्लास चलेगी हमारी, ठीक है ना? इस आनंद के बीच में कई बार कंप्यूटर जी भी आएंगे बीच बीच में, ठीक है ना? उनका प्रसंग भी आएगा। अभी हाल फिलहाल में शादी हुई है, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं इनको, ठीक है? हमने बहुत मना किया, हम, हाँ, मैं अगर व्यक्तिगत तौर पर बात करूँ ना, मैंने इनसे बहुत मना किया कि अभी थोड़ा सा रुक जाइए, अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए। मुझे पता है कि ये जो एज है ना, इसमें बहुत कुछ होने की संभावना है। क्योंकि ये पता, ये इन्होंने क्या किया है, वो जो शादी से पहले फोटो का आदान प्रदान होता है ना, फोटो ले लेकर आए कि सर देखिए इनसे हमारी शादी होगी, चांद का टुकड़ा है। मैंने कहा ठीक है, चांद का टुकड़ा। कई बार क्या होता है कि फोन में एडिटिंग भी होती है, फोटो में होती है ना। हाँ, इस चांद के टुकड़े की सच्चाई शादी के बाद पता चलेगी। गुरु जी डबल वॉइस है, डबल वॉइस है, ऐसा है क्या? डबल वॉइस आ रही है क्या? जरा चेक करिए कंप्यूटर जी, डबल वॉइस। ऐसा तो नहीं होगा कि डबल वॉइस आ रही है। गुरु जी सब में आ रही है क्या? अच्छा गुरुजी, आपकी क्लास के अलावा कोई और बुक भी पढ़नी होगी क्या? देखिए, बुक पढ़ना कभी भी मैं मना नहीं कर सकता कि बुक आप मत पढ़िए, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा कि बुक आप मत पढ़िए, लेकिन हाँ, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है? उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आपको यहाँ से पढ़ने के बाद कोई और बुक भी पढ़नी पड़े। लेकिन फिर भी अगर आपको आवश्यकता होती है तो बिल्कुल बुक मैं जरूर बताऊंगा, हमारे नोट्स भी आपके पास आएंगे, उसके लिए बिल्कुल परेशानी हो। क्या अच्छा नहीं हो रही ना? वॉइस क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, वॉइस क्लियर ही होनी चाहिए। तो इन 3 चीजों का हमें ध्यान रखना है। एक तो लिखी गई बात को सत्य मानना है, चेतन के साथ पढ़ना है, चैतन्य के साथ पढ़ना है, दिमाग को जागृत करके पढ़ना है। जड़ बुद्धि है तब ये क्लास आपके लिए नहीं है। जड़ बुद्धि मतलब मैं नहीं सीख सकता और ये मेरे बस की बात नहीं है, ये अगर भाव आपके मन में है, ये क्लास नहीं है आपके लिए। और तीसरा कि सर आनंद के साथ पढ़ेंगे, आराम से, रोचकता के साथ, ठीक है? और कुछ बातों को मेरी भी मानिएगा। जैसे सुबह उठते ही शौच आदि क्रिया से निवृत्त होने के बाद हमें क्या करना है? हमें एक लिस्ट लेनी है, या फिर जो पुराने जमाने में फोन नंबर लिखने के लिए डायरी प्रयोग होती थी ना, वो डायरी एक खरीदनी है, 5-10 रुपए की मिल जाती है। उस पर दिन के टारगेट लिखने हैं आपने। क्या लिखने हैं? दिन के टारगेट। कि आज अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी का कौन सा टॉपिक, आज अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, आज अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या पढ़ेंगे, आज अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो किस मंथ का करंट अफेयर। मिनिमम 9 घंटे के टारगेट होने चाहिए, ठीक है ना? मिनिमम 9 घंटे के टारगेट आपके होने चाहिए, तब तो ठीक है। और सबसे बड़ी हम गलती पता है क्या करते हैं रिवीजन करते समय? कि बहुत सारे विद्यार्थियों के फोन आते हैं कि सर अगर हमने ये चीज पढ़ी है तो इसका रिवीजन कैसे करें, ठीक है? इसका रिवीजन हम कैसे करें? सबसे बड़ी गलती पता है हम क्या करते हैं? हमारे दिमाग की शक्ति हमें नहीं पता। दिमाग काम करता है एक साइकिल में। किसमें काम करता है दिमाग? एक साइकिल में काम करता है। और इसके लिए हमें क्या करना है कि अगर आज कोई हमने टॉपिक पढ़ा है,
इसका रिवीजन कुछ विद्यार्थी शाम को ही लेकर उससे बैठ जाते हैं कि चलिए एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। कुछ थोड़े से ज़्यादा एडवांस होते हैं जो कल उसका रिवीजन करते हैं, थोड़े से और होते हैं जो कि परसों उसका रिवीजन करते हैं, ठीक है ना। ये करना बहुत गलत बात है, ठीक है। अगर आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा है उसको कंप्लीट तरीके से आप कल भूल जाओगे क्या? मैंने आपसे सवाल पूछा कि अगर आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, क्या उसको कल भूल जाओगे? कल उसको भूल पाना असंभव है, पूरे टॉपिक को भूल पाना असंभव है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि जिस चीज का दिमाग में इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें दिमाग कल भूल जाएगा, थोड़ी बहुत चीजें, उसके थोड़ी बहुत चीजें उससे थोड़ी ज्यादा परसों भूल जाएगा, फिर भूल जाएगा, फिर भूल जाएगा, फिर भूल जाएगा, ऐसे ऐसे धीरे 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 भूलता है, कंप्लीट नहीं भूलता। और जब तक दिमाग कंप्लीट भूल नहीं जाता तब तक उसका रिवीजन क्यों करना? तब तक उसका रिवीजन, एक साइंटिफिक स्टडी से पता चला है कि 5वें 6वें दिन तक आने पर ना दिमाग जिस चीज का उसमें इंटरेस्ट नहीं है 70% चीजों को भूल चुका होता है, 70% चीजों को, ठीक है। तो उसका जो पहला रिवीजन हमें करना है वो करना है 7वें दिन। कब करना है? पहला रिवीजन करना है 7वें दिन, याद रखिएगा। रिवीजन कब करना है? 7वें दिन। कल ही उसको लेकर नहीं बैठना होता, परसों ही उसको लेकर नहीं बैठना होता, ठीक है। पहला रिवीजन 7वें दिन और दूसरा रिवीजन करना है 14वें दिन। कब करना है? 14वें दिन। और हो पाए तो 21वें दिन भी, ठीक है, हो पाए तो 21वें दिन भी, लेकिन 2 रिवीजन कंपलसरी है, 21वें दिन वाला कंपलसरी नहीं है उतना, कि चाहे तो समय मिल जाए तो कर लेना, लेकिन नहीं तो नहीं। लेकिन इस तरीके से पढ़ना, इसलिए बोलता हूं कि टॉपिक के साथ लिखना कि अगर आज ये टॉपिक पढ़ा है तो कम से कम ये तो पता हो कि इसका रिवीजन हम कैसे करते हैं, यानी कब इसका रिवीजन और हमें करना है। इन दोनों तरीकों को अगर आप अपना रहे हो, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि सिलेक्शन के चांस किसी आम विद्यार्थी से 70% बढ़ जाते हैं। और ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ठीक है। 70% कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। जैसे मानकर चलिए कोई आम विद्यार्थी है, वो भी 9 घंटे पढ़ रहा है, वो भी 9 घंटे पढ़ रहा है, और आप भी 9 घंटे पढ़ रहे हैं। जब तक उसका मन किया तो उसने हिस्ट्री पढ़ी, हिंदी पढ़ी। जैसे हिंदी में अभी कोई कठिन सवाल आया या फिर कोई कठिन कॉन्सेप्ट आया तो उसने 5 मिनट हिंदी पढ़ने के बाद छोड़ दी, क्या करी? 5 मिनट हिंदी पढ़ी और छोड़ दी। लेकिन ये जो विद्यार्थी है ना, ये जो बी वाला विद्यार्थी है, इसने लिखा है कि आज हिंदी में मैं पर्यायवाची शब्द पढ़ूंगा, और जब तक इसका टारगेट कंप्लीट नहीं होगा, जब तक इसके पर्यायवाची कंप्लीट नहीं होंगे, इसको नींद नहीं आएगी, इसको नींद नहीं आएगी। अगर ये वाला जो ए विद्यार्थी है कुछ भी पढ़ रहा है लेकिन पढ़ 9 घंटे रहा है, इसकी 100 दिन की तैयारी और इस बी वाले विद्यार्थी की रणनीति के साथ 30 दिन की तैयारी, मैं इसको बराबर मानता हूं, बिल्कुल इक्वल मैं मानता हूं, ठीक है ना, मैं मानता हूं। तो थोड़ा बहुत परिवर्तन हमें करना है, कुछ कुछ चीजें हैं जो कि हम क्लास में पढ़ते हुए सीखेंगे, आराम से सीखेंगे, शांति के साथ, ठीक है जी। तो इस क्लास को अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सिलेबस हमने देख लिया, सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, हर एक चीज हमने देखी। कुछ प्रीवियस ईयर के सवाल हमने सॉल्व नहीं किए हैं, पैटर्न अभी समझने का प्रयास किया है कि किस तरीके से सवाल हमारी परीक्षा में आने हैं। इन सभी बातों पर चर्चा होगी, कब से? परसों से होगी। जिन भी बैचेस में इसका खाली समय हमें मिलता है वहां पर तो क्लासेस का टाइम जो रहेगा वो रहेगा 10:30 बजे से, 10:30 बजे से 11:30 बजे वहां पर लाइव क्लास हो जाए करेगी। बाकी के जो बैचेस हैं, जिनके बैचेस में इस समय कोई और क्लास होगी या फिर अगर आप फ्री नहीं होंगे तो उनको ये क्लासेस रिकॉर्डेड रूप में मिल जाएगी, वो देख सकते हैं वहां से, ठीक है जी। अच्छी बात है। अभी हाँ गुरु जी, क्वेश्चन कितने होंगे? क्वेश्चन केवल 6 ही होंगे, ठीक है, क्वेश्चन केवल 6 ही होंगे। 6 ही क्वेश्चन की कहानी है, केवल आधे घंटे का समय था जिसमें हमने ये सब कुछ सीखा क्या है? अभी तो हमने केवल रास्ते को देखा है, रास्ते पर चलना अभी बाकी है, परसों से चलेंगे रास्ते पर, ठीक है। और परसों ही जो टॉपिक शुरू होगा ना, हम शुरू कर रहे हैं, देखिए जो भी हम निबंध लिखेंगे, निबंध या फिर ऐसे या फिर जो संक्षिप्तीकरण करेंगे, पहले हमें शब्दों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किस शब्द का अर्थ क्या है, किस शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सबसे पहले शुरुआत होगी ना वो ये होगी शब्द प्रयोग। सबसे पहले जो शुरुआत होगी वो होगी शब्द प्रयोग एवं शब्द भंडार से, ठीक है ना, यहाँ से शुरुआत होगी। और यहाँ पर भी जो सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा पर्यायवाची। पर्यायवाची के साथ शब्द युग्म, दोनों साथ साथ लेकर चलेंगे, दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है, दोनों को साथ साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। पूरी बस हाफ एन हावर, हाँ बस आधे घंटे, ठीक है ना। आज क्लास नहीं है आपकी, आज तो केवल आपसे परिचय मुझे जान। अगर आपके कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप स्वतंत्र हैं मुझसे पूछने के लिए, पूछ सकते हैं। वो टोटल कितनी क्लासेस होंगी सर इसकी? लगभग कोशिश करेंगे कि इसको 40 घंटे के आसपास कवर करने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। लगभग 40 क्लासेस के आसपास होंगी, 40 घंटे के आसपास। गुरुजी कितनी क्लासेस होंगी, कितनी क्लासेस होंगी अभी से? ठीक है ना। चलिए, हैंड रिटन नोट्स क्या रोल रहेगा सर? गुरुजी हैंड राइटिंग का क्या? हैंड राइटिंग का रोल देखिए, अगर कोई ए विद्यार्थी है, इसने कोई निबंध लिखा, ए कोई बी विद्यार्थी है, इसने कोई निबंध लिखा, ठीक है ना, इसकी हैंड राइटिंग मेरे जैसी है, यानी खराब है। कैसी है? खराब है। मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुए हैं कि मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी, मतलब ये एक व्यंग्य है, बहुत खराब है मेरी राइटिंग, ठीक है ना। और ये एक विद्यार्थी है जिसकी हैंड राइटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है, एकदम जब लिखता है तो मोती की तरह लिखता है। कैसे? मोती की तरह। तो अगर ये दोनों विद्यार्थी एक ही स्तर पर हैं, एक ही जैसा निबंध लिखकर आए, एक ही तरीके के शब्द इन्होंने प्रयोग किए हैं, एक की हैंड राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है काम चलाने लायक, और एक की हैंड राइटिंग ऐसी है कि मोती जैसे उभर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको जो होगा ना, लगभग ये मेरा अनुमान है 15 से 20% अंकों का फायदा होगा इसको। लगभग 15 से 20% अंकों का ज्यादा फायदा होता है जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है। मिनिमम तो 10 मानकर ही चलो, 15 से 20%, ये मेरा अनुमान है, व्यक्तिगत तरीके से मैंने देखा है, कम से कम 15 से 20% तक फायदा होता है हैंड राइटिंग वाले को, ठीक है। लेकिन स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रखनी होती है, ठीक है ना, उस वजह से हैंड राइटिंग थोड़ी सी खराब होती है। अभी से काम करिए हैंड राइटिंग पर, ये हैंड राइटिंग पर। हिंदी मैंडेटरी यूपीएससी लैंग्वेज? हाँ जी बिल्कुल, यस सर जी। चलिए फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हंसते रहिए, बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद सभी का, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।